नमस्कार दोस्तों, पीएच टेक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग भूगोल का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 हल करेंगे, जो कि घटना चक्र के बुक से लिए हुए सारे प्रश्न होंगे फ्रेंड्स। और ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्नों को हमने इंक्लूड किया है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को इनमें से कितने प्रश्न आ रहे थे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक बार फिर से कहूँगा कि जो घटना चक्र की जो प्रैक्टिस सेट बुक आती है, इसे एक बार ज़रूर से आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा पेपर होने से पहले। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले से आप लोगों को एक बार मैं फिर से कह देता हूँ, बता देता हूँ फ्रेंड्स, कि जो लोग फ्री में नोट्स चाहते हैं वे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और आपको फ्री में नोट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। धरातल के प्रधान स्थल रूपों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड, जो धरातल के प्रधान स्थल के रूप होते हैं उसे आप किसे शामिल नहीं करेंगे। पर्वत को, पठार को, मैदान को या नदी को। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो धरातल के प्रधान स्थल के रूप में होते हैं वे हमारे पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, मैदान होते हैं, लेकिन नदी नहीं होती है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या डी ऑप्शन नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स बहुत अच्छा प्रश्न है। धरातल पर 600 मीटर से अधिक ऊंचे भाग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पर्वत कहलाते हैं, पठार कहलाते हैं या मैदान कहलाते हैं, संप्रदाय मैदान कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स धरातल पे जो 600 मीटर से अधिक ऊंचे वाले भाग होते हैं उन्हें हम लोग पर्वत कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में आप लोगों को और दे देता हूँ। फ्रिंज एवं टिवार्था ने ऊंचाई के आधार पर पर्वत और पठार, ठीक है, पठार और मैदान का वर्गीकरण किया था, जिसमें उन्होंने 600 से अधिक ऊंचे वाले भाग को, ठीक है, 600 मीटर से अधिक ऊंचे वाले भाग को पर्वत माना था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्वत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न। समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक उच्च भाग जो पर्वत कहलाते हैं अपने समीपी धरातल से कोण बनाते हैं। कितना का कोण बनाते हैं फ्रेंड्स? 20 डिग्री से 25 डिग्री, 26 डिग्री से 35 डिग्री या 15 डिग्री से 25 डिग्री या 30 डिग्री से 40 डिग्री। तो फ्रेंड्स जो समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक उच्च भाग जो होते हैं, जो कि पर्वत कहलाते हैं, वे अपने समीपी धरातल से जो कोण बनाते हैं फ्रेंड्स, वे 26 से 25 डिग्री तक बनाते हैं। यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 26 से 25 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक बात फिर से थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। एक लाइक करने से आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा फ्रेंड्स, एक मिनट, एक मान लीजिए 2 सेकेंड अगर लगेगा एक लाइक की बटन दबाने में, तो लाइक ज़रूर से कर दिया करिए फ्रेंड्स, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। लंबी और संकरी पहाड़ियों के क्रम एक ओर सामान्य एवं दूसरी ओर तेज ढाल वाले कहलाते हैं। प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रश्न है, लंबी और संकरी पहाड़ियों के क्रम एक ओर सामान्य, दूसरी ओर तेज ढाल वाले क्या कहलाते हैं? पर्वत श्रृंखला, पर्वत समूह, पर्वत तंत्र या पर्वत कटक। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। तो वे हमारे क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? तो वे हमारे पर्वत कटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पर्वत कटक कहलाते हैं। यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। क्या? पर्वत कटक, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, लंबी और संकरी पहाड़ियों के क्रम एक ओर सामान्य एवं दूसरी ओर तेज ढाल। फ्रेंड्स वही प्रश्न रिपीट हो गया है, ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं। देखिए 5वां प्रश्न क्या कह रहा है। कंटकों, शिखरों एवं घाटियों से युक्त पहाड़ियों का लंबा क्रम कहलाता है। कटकों, शिखरों एवं घाटियों से जो युक्त पहाड़ियों का लंबा क्रम कहलाता है, क्या कहलाता है? पर्वत श्रेणी कहलाता है, पर्वत श्रृंखला, पर्वत समूह या पर्वत तंत्र। प्रश्न नंबर 5। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वह हमारा जो कहलाता है पर्वत श्रेणी कहलाता है। ठीक है, कटकों एवं शिखरों एवं घाटियों से जो युक्त पहाड़ियों का लंबा क्रम होता है उसे पर्वत श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वत श्रेणी कहते हैं। यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। विभिन्न युगों में विभिन्न प्रकार से निर्मित लंबे संकरे पर्वत जिनके मध्य पठार स्थित होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? पर्वत तंत्र, पर्वत श्रृंखला, पठार या पर्वत तंत्र। तो फ्रेंड्स वे हमारे क्या कहलाते हैं? तो वे हमारे पर्वत श्रृंखला कहलाते हैं। ठीक है, पर्वत श्रृंखला यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक जिन लोगों ने टीटी या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जो टीचर का हो, जो ग्रेजुएशन लेवल का हो, अभी तक अगर नहीं दिए हैं तो वे सोचते हों कि इतना लंबा लंबा प्रश्न होगा। तो फ्रेंड्स हाँ, जो टीचर्स की वैकेंसी जब ग्रेजुएशन के बाद होती है तो इसी तरह से आपको प्रश्न लंबे लंबे आएंगे। आपको आंसर भी जो रहेगा, विकल्प भी जो रहेगा, थोड़ा सा बड़ा करके देगा कि आपका समय उसमें वेस्ट हो। तो आपकी समझदारी बस इसी में है कि आप ऐसे प्रश्नों का प्रैक्टिस खूब ज़्यादा से ज़्यादा कर लें बुक से, और हमारे यहाँ से प्रैक्टिस से। आप मैं तो करा ही रहा हूँ, और भी आप अगर कोचिंग करते हो तो कोचिंग के माध्यम से कहीं से भी, लेकिन जितने भी लंबे प्रश्नों की प्रैक्टिस आप कम से कम समय में किए रहेंगे, आपके एग्ज़ाम में वह काफ़ी समय आपका बचत करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। लंबाकार समानांतर पर्वत श्रेणियों के समूह जिनके मध्य घाटियां स्थित होती हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रृंखला, पर्वत तंत्र या पर्वत समूह। तो प्रश्न नंबर 7 का देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो वह हमारा क्या कहलाता है? वह हमारा पर्वत तंत्र कहलाता है, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पर्वत तंत्र। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर प्रश्न नंबर 7 का। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 8। पहाड़ का सबसे ऊंचा नुकीला अथवा गुंबदाकार भाग कहलाता है। पहाड़ का जो सबसे ऊंचा नुकीला और जो गुंबदाकार भाग होता है क्या कहलाता है? पर्वत शिखर कहलाता है, पर्वत कटक कहलाता है, पर्वत तंत्र कहलाता है या पर्वत समूह कहलाता है। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा पर्वत शिखर कहलाता है। पहाड़ का सबसे ऊंचा नुकीला गुंबदाकार की जो भाग होता है वह हमारा पर्वत शिखर कहलाता है, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, मैं जो भी प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा इसमें ये नहीं कि कुछ अलग अलग टॉपिक से सब प्रश्नों को उठा लिया। सबसे पहले जो भी प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलेगी वह टॉपिक वाइज आपके सिलेबस में जिस तरह से टॉपिक दिया है उसके हिसाब से आपकी प्रैक्टिस सेट जब पूरी हो जाएगी फिर इसके बाद सब समाहित किया हुआ टॉपिक आपको प्रैक्टिस सेट में मैं दूंगा। फिलहाल आप लोगों को लगभग 1 महीने तक मैं टॉपिक वाइज दूंगा, क्योंकि आप अपने नोट्स के माध्यम से पढ़कर उसे प्रैक्टिस सेट में जब हल करेंगे तो आप समझेंगे कि कौन सा प्रश्न मुझे आ रहा था, कौन सा नहीं, जिस पे मुझे कमांड करना चाहिए। कौन सा मैंने आज पढ़ा जो कि मुझे समझ में नहीं आया लेकिन प्रश्न में आ गया, मैंने उसका उत्तर गलत दे दिया या मैंने सही उत्तर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। केटू, देखिए केटू क्या है? केटू क्या है? पर्वत कटक है, पर्वत श्रेणी है, पर्वत शिखर है या उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि केटू क्या है। तो जो केटू है फ्रेंड्स वह हमारा एक पर्वत शिखर है। क्या है? वह एक पर्वत शिखर है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केटू जो है गार्डियन ऑस्टिन काराकोरम, जो काराकोरम पर्वत है उसकी सबसे उच्च चोटी मानी जाती है। कौन सी पर्वत की? काराकोरम पर्वत की सबसे उच्च चोटी हमारी जो मानी जाती है केटू। ठीक है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? पर्वत शिखर कहते हैं। तो हमारे जो केटू है वह क्या हो जाएगा? पर्वत शिखर, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है ऊंचाई के अनुसार पर्वतों के वर्गीकरण में आप किसे शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, ऊंचाई के अनुसार पर्वतों के वर्गीकरण में आप किसे नहीं शामिल करेंगे? निम्न पर्वत, रुक्ष पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या असम पर्वत। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 10 का देखिए राइट आंसर जो होगा वो हमारा होगा अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत जो होते हैं फ्रेंड्स वे हमारे अपरदन से बने हुए पर्वत होते हैं, इसलिए उन्हें ऊंचाई के अनुसार पर्वतों के वर्गीकरण में हम नहीं शामिल करते हैं। इसलिए हमारा प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, ये किससे बने होते हैं फ्रेंड्स? ये पर्वत हमारे अपरदन से बने होते हैं। ठीक है, किससे बने होते हैं? अपरदन से। ठीक, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे कि ऊंचाई के अनुसार हम इसे पर्वतों के वर्गीकरण में शामिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा क्या था? ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 11। रुक्ष पर्वत समुद्र तल से ऊंचे होते हैं। जो रुक्ष पर्वत होते हैं समुद्र तल से उनकी कितनी ऊंचाई होती है? 700 से 1000 मीटर
1000 से 1500 मीटर, या 1500 से 2000 मीटर, या 2000 से ज़्यादा। तो फ्रेंड्स जो रुक्ष पर्वत होते हैं उनकी ऊंचाई जो होती है 1000 से 1500 मीटर तक होती है। कितनी? 1000 से 1500 तक मीटर होती है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 से 1500 मीटर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 12, यूराल पर्वत निम्नलिखित में से किस वर्ग का पर्वत है? जो यूराल पर्वत है वह किस वर्ग का पर्वत है? तटीय वर्ग पर्वत, असम पर्वत, आंतरिक पर्वत, या निचले पर्वत होते हैं। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यूराल पर्वत होता है जो वह हमारा आंतरिक वर्ग का पर्वत होता है, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक वर्ग का पर्वत। ठीक है, कौन? यूराल पर्वत। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है प्रश्न नंबर 13, बहुत अच्छा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत सागर स्थित पर्वत है? जो आपको बताना है कि कौन सा इन चारों में से सागर स्थित पर्वत है, अरावली, हिमालय, आल्प्स, या एंटीलियन। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, एंटीलियन क्या है हमारा? यह सागर स्थित पर्वत है। बाकी जो हमारा अरावली है, हिमालय है और आल्प्स जो है यह आंतरिक वर्ग का पर्वत होता है। ठीक है, कौन सा? आंतरिक वर्ग का। तो इस हिसाब से हमारा जो एंटीलियन है यह हमारा कौन सा पर्वत है? यह सागर स्थित पर्वत है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत प्राचीनतम पर्वतों की श्रेणी में आता है? कौन आता है? अरावली पर्वत, एंडीज पर्वत, एटलस पर्वत, या हिमालय पर्वत। तो प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हमारा हो जाएगा अरावली पर्वत। ठीक है, यह हमारा कौन सी पर्वत की श्रेणी में आता है फ्रेंड्स? तो यह प्राचीनतम पर्वतों की श्रेणी में आता है अरावली पर्वत, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स जो एंडीज है, एटलस और हिमालय है, ये जो हमारे किस वर्ग पर्वतों के अंतर्गत आता है? ये हमारे मोड़दार, कौन से? देखिए मोड़दार जो पर्वत होते हैं ये उसके श्रेणी में आता है। कौन और कौन कौन आते हैं हमारे फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स हमारे इसमें आते हैं एटलस, एंडीज और हिमालय के किस पर्वत की श्रेणी में? मोड़दार के पर्वत श्रेणी में। अरावली जो है हमारा प्राचीनतम पर्वत की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है यूरोप के स्कैंडिनेवियन पर्वत है, कौन सा पर्वत है? पूर्व कैम्ब्रियन पर्वत, कैलिडोनियन पर्वत, या हर्सिनियन पर्वत, या अल्पाइन पर्वत। प्रश्न नंबर जो 15 है तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा जो यूरोप के स्कैंडिनेवियन पर्वत है यह हमारा कैलिडोनियन पर्वत है। ठीक है, कौन सा पर्वत है? कैलिडोनियन पर्वत, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर प्रश्न नंबर 15 का। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत मोड़दार पर्वत की श्रेणी में नहीं है? देखिए फ्रेंड्स मैंने बताया था मोड़दार पर्वत कौन कौन सा होता है, इसमें पूछा मोड़दार की पर्वत की श्रेणी यानी श्रृंखला में नहीं है। हिमालय पर्वत, एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत, या ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। तो प्रश्न नंबर 16 तो फ्रेंड्स ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है हमारा यह हमारा जो है मोड़दार पर्वत की श्रेणी में नहीं आता है, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैक फॉरेस्ट जो होता है फ्रेंड्स ये भ्रंशोत्स पर्वत की श्रेणी में आता है। देखिए फ्रेंड्स भ्रंशोत्स कैसे लिखा जाता है, भ्रंश ये थोड़ा ऊपर है इसके भ्रंशोत्स, ठीक है ये थ इसको बना दीजिएगा। ठीक है, भ्रंशोत्स की पर्वत श्रेणी में कौन आता है? ये हमारा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत की श्रेणी जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है। बाकी जो हमारे हिमालय पर्वत है, एंडीज पर्वत है, रॉकी पर्वत है, ये मोड़दार पर्वत की श्रेणी में आते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो डी ऑप्शन है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है ध्यान शान पर्वत किस भौगोलिक इतिहास के युग की घटना के पर्वत है? बहुत अच्छा, जो ध्यान शान पर्वत है वह किस भौगोलिक इतिहास के युग के पर्वत की घटना का पर्वत है? पूर्व कैम्ब्रियन, कैलिडोनियन, हर्सियन, या अल्पाइन पर्वत। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 तो फ्रेंड्स यह जो हमारा पर्वत है ये हमारा हर्सियन युग का पर्वत है। किसका? हर्सियन युग का पर्वत है। कौन सा? हमारा ध्यानशान पर्वत जो है ध्यानशान पर्वत हर्सियन युग का पर्वत है, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है बहुत अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भ्रंशोत्स पर्वत की श्रेणी का है? अरावली, विंध्याचल, वात्सेज,
ठीक है, वासेज या हिमालय। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हमारा हो जाएगा, जो भ्रंशोत्स पर्वत की श्रेणी में आता है वह हमारा वासेज आता है। कौन सा? वासेज, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 18 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न नंबर 19 कह रहा है, विश्व में विभिन्न प्रकार के पर्वत वर्ग तथा उनके नाम प्रस्तुत हैं, गलत जोड़े बताइए। ठीक है, विश्व में विभिन्न प्रकार के जो पर्वत है उनका विकल्प दिया है, 4 विकल्प हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा पर्वत किस श्रेणी के अंतर्गत आता है और कौन सा नहीं। तो जो नहीं आता है उसी को आपको टिक करना है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। मोरदार पर्वत एंडीज पर्वत की श्रेणी में आता है। भ्रंशोत्स पर्वत ब्लैक फॉरेस्ट भ्रंशोत्स की पर्वत की श्रेणी में आता है। और सियरान जो है, सियरान वेदा, ये अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आता है। या गुमदा पर्वत की श्रेणी में हेनरी पर्वत आता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 का, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवशिष्ट सियरान। ठीक है, सियरान वेदा जो है अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में नहीं आता है, बाकी जो है हमारे सही मिलान है। ठीक है, सही जोड़े हैं, बस यही जो हमारा सी ऑप्शन है ये गलत है, इसलिए हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत जोड़ा पूछा था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न नंबर 20, पर्वत निर्माणकारी हलचल और अनेक पर्वतों के जोड़े प्रस्तुत हैं, गलत जोड़ा बताइए। देखिए ये भी आपको बताना है गलत जोड़ा पर्वत का। अल्पाइन हलचल, एल्बुर्ज, हर्शियन हलचल, ध्यानशान, कैलेडोनियन हलचल, अल्पेशियन पर्वत, चर्नियन हलचल, हिमालय पर्वत। तो प्रश्न नंबर जो 20 है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चर्नियन हलचल, हिमालय पर्वत। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 का। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण हुआ। विश्व का सबसे जो ऊंचा पर्वत है उसका निर्माण किससे हुआ है? चर्नियन हलचल, कैलेडोनियन हलचल, हर्शियन हलचल या अल्पाइन हलचल। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है उसका निर्माण हमारा अल्पाइन हलचल से हुआ है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 21 का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, दो समानांतर भ्रंशन के मध्य का भाग ऊपर उठने या आसपास का भाग नीचे धंसने से बनने वाले पर्वत को कहते हैं, क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, ब्लॉक पर्वत कहते हैं, संग्रहित पर्वत कहते हैं या गुंबदाकार पर्वत कहते हैं। तो फ्रेंड्स उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे देखिए फ्रेंड्स हम लोग ब्लॉक पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ठीक है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दो समानांतर जो भ्रंशन के मध्य का भाग ऊपर उठने या आसपास का भाग नीचे धंसने से जो पर्वत बनता है उसे हम लोग ब्लॉक पर्वत कहते हैं, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 22 का। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है प्रश्न नंबर 23, अफ्रीका में एटलस पर्वत किस क्रम के पर्वत हैं? जो अफ्रीका के एटलस पर्वत है वह किस क्रम का पर्वत है? पूर्व कैम्ब्रियन, अल्पाइन, कैलिडोनियन या हर्शियन। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो 23 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो अफ्रीका में एटलस पर्वत है वो हमारा अल्पाइन क्रम के श्रेणी का पर्वत है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पाइन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है प्रश्न नंबर 24, बहुत अच्छा प्रश्न। भारतवर्ष में पारसनाथ की पहाड़ियाँ किस प्रकार के पर्वत हैं? बहुत अच्छा प्रश्न, हमारे देश से जुड़ा हुआ। भारत में पारसनाथ की जो पहाड़ियाँ हैं वह किस प्रकार के पर्वत हैं? संग्रहित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, गुंबदाकार पर्वत या नवीन वलित पर्वत। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भारत में पारसनाथ की पहाड़ियाँ हैं वह हमारी अवशिष्ट प्रकार की पर्वत हैं। कौन से अवशिष्ट प्रकार की पर्वत हैं? यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 24 का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 25, लंबे संकरे उथले जली गर्त जहां अवसादीकरण एवं अवतलन होता है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? भू अभिनति, भूषणति, गर्त, द्रौड़ी। तो फ्रेंड्स वे हमारे क्या कहलाते हैं? तो वे हमारे कहलाते हैं फ्रेंड्स भू अभिनति कहलाते हैं। ठीक है, लंबे संकरे उथले जो जली गर्त जहां अवसादीकरण एवं अवतलन होता है वे हमारे भू अभिनति कहलाते हैं, यानी प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 26 कह रहा है, भू अभिनति की संकल्पना किस विद्वान की देन है? जो भू अभिनति की संकल्पना है किस विद्वान ने दी है? हॉग ने,
कोबर ने, होम्स ने या डाना ने। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा, भू अभिनति की जो संकल्पना है वो हमारे हॉग महोदय ने दिया है। किसने? हॉग ने दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, भू अभिनति शब्दावली का जो नामकरण है ये डाना ने किया था, लेकिन जो संकल्पना था ये हॉग ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, किसने प्रस्तुत किया था? हॉग ने प्रस्तुत किया था। शब्दावली किसने दिया था? डाना ने। ठीक है, लेकिन यहाँ संकल्पना की बात हो रही है तो हमारे हॉग महोदय ने प्रस्तुत किया था। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 26 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। भू अभिनति को तलहटी अवतलन की संज्ञा किस वैज्ञानिक ने दी थी? भू अभिनति की तलहटी अवतलन की संज्ञा किस वैज्ञानिक ने दी थी? हॉल ने, हॉग ने, डाना ने या इवांस ने? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इवांस। ठीक है, भू अभिनति की जो तलहटी की अवतलन की संज्ञा थी वे हमारे इवांस ने दी थी। कि कौन दिए थे? इवांस ने, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इवांस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सुकर्ट ने भू अभिनतियां 3 प्रकार की मानी है। ठीक है, सुकर्ट ने भू अभिनतियां 3 प्रकार की मानी है, बताइए इनमें से किसे शामिल नहीं करेंगे? फ्रेंड्स सुकर्ट के अनुसार जो भू अभिनतियां 3 प्रकार की हैं, लेकिन ऑप्शन आपके 4 हैं। तो एक कौन सी नई अभिनति है? आइए देखते हैं कौन सी नहीं। एकल भू अभिनति, बहुल भू अभिनति, मध्य भू अभिनति या दूरस्थ भू अभिनति। तो फ्रेंड्स सुकर्ट ने जो भू अभिनतियों के 3 प्रकार माने हैं वे हमारे एकल भू अभिनति है, बहुल भू अभिनति है, मध्यस्थ भू अभिनति है, लेकिन दूरस्थ भू अभिनति नहीं है। यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूरस्थ भू अभिनति, प्रश्न नंबर 28 का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, भू अभिनति के विकास की अवस्थाएं हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि उसी प्रश्न में इसका आंसर था, भू अभिनति की अवस्थाएं कितनी है? प्रश्न नंबर 29। तो प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा 3 है। ठीक है, 3 है, जैसा कि हम लोगों ने तीनों अभिनतियों को इसमें देखा था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 29 का। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं हम लोग। हिमनद नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? हिमनद नियंत्रण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कोबर ने, हॉग ने, हॉल ने या होम्स ने? तो फ्रेंड्स हिमनद नियंत्रण का जो सिद्धांत था वो हमारे होम्स महोदय ने प्रतिपादित किए थे। कौन? होम्स महोदय ने, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, होम्स। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न वही प्रश्न नंबर 30 फिर से रिपीट हो गया फ्रेंड्स, इसको स्किप कर देते हैं। 31 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए 31 नंबर का जो प्रश्न कह रहा है, भू अभिनति में तलछट के जमाव की क्रिया धंसाव की अपेक्षा किस अवस्था में होती है? किस अवस्था में होती है? लिथोजेनेसिस में या ओरोजेनेसिस में या ग्रिप्टोजेनेसिस में या मोनोजेनेसिस में? तो फ्रेंड्स किस अवस्था में होती है वो? प्रश्न नंबर 31। तो जो वे अवस्था होती है जो वो हमारी होती है ओरोजेनिस अवस्था। ठीक है, कौन सी अवस्था होती है? ओरोजेनिस अवस्था होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो सिद्धांत दिया था फ्रेंड्स, इस सिद्धांत को हमारे होम्स महोदय ने दिया था। कौन? होम्स महोदय ने दिया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर जो हो जाएगा और ओरोजेनिस, और इसका सिद्धांत जो हमारा प्रतिपादित किया था होम्स महोदय ने, यानी इसका जो बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 31 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 32। पर्वतीकरण में समस्थितिक समायोजन किस अवस्था में बिगड़ जाता है? ठीक है, पर्वतीकरण में समस्थितिक समायोजन किस अवस्था में बिगड़ जाता है? भू अभिनति अवस्था में, पर्वत निर्माण अवस्था में, विकास की अवस्था में या प्रत्येक अवस्था में? तो प्रश्न नंबर 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हमारा हो जाएगा, पर्वतीकरण में जो समस्थितिक समायोजन होती है वह हमारी विकास की अवस्था में क्या होता है? बिगड़ जाती है फ्रेंड्स। क्यों बिगड़ जाती है? क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है फ्रेंड्स, उत्थान एवं अपरदन दोनों कार्य होते हैं। इसलिए जो ये अवस्था क्या होती है, समायोजन इसमें क्या होता है? बिगड़ जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा प्रश्न नंबर 32 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है प्रश्न नंबर 33। पर्वतों की उत्पत्ति में दोलन
तरंगित सिद्धांत किस वैज्ञानिक का है? पर्वतों की उत्पत्ति में जो दोलन तरंगित सिद्धांत है वह किसका है? हरमन का है, स्टील का है, सुएज का है या कोबर का है? तो फ्रेंड्स जो ये सिद्धांत है यह हमारे हरमन महोदय का है। किसका है? हरमन महोदय का है, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा हरमन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 देखिए क्या कह रहा है, पर्वतों की उत्पत्ति के लिए संकुचन सिद्धांत किस वैज्ञानिक का है? पर्वतों की उत्पत्ति के लिए जो संकुचन सिद्धांत किसका है? सुएज का, होम्स का, डाना का या स्नेल का? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा, पर्वतों की उत्पत्ति का लिए जो संकुचन का सिद्धांत है वे हमारे सुएज महोदय ने दिया था। किसने दिया था फ्रेंड्स? सुएज महोदय ने दिया था, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सुएज। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 35 कह रहा है, बताइए इनमें से कौन सा वैज्ञानिक संकुचन सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है? ठीक है, 4 वैज्ञानिकों के नाम है, वह कौन सा वैज्ञानिक है इन चारों में से जो संकुचन सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है? ऑप्शन ए कह रहा है कोबर, बी सुएज, सी स्टील, डी विलिस। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा विलिस। ठीक है, विलिस जो है संकुचन सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा विलिस। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है, बताइए कौन सा वैज्ञानिक महाद्वीपीय विस्थापन संबंधी सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? डेली, वेगनर, जोली या कोबर? तो प्रश्न नंबर 36। तो प्रश्न नंबर 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबर। ठीक है, कोबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह महाद्वीपीय सिद्धांत को नहीं मानता है। डेली, वेगनर, जोली ये क्या मानते हैं? हमारे महाद्वीपीय सिद्धांत को मानते हैं, लेकिन कोबर नहीं, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 37 देखिए क्या कह रहा है, भूवैज्ञानिक एवं पर्वतों के निर्माण संबंधी जोड़ों में गलत जोड़ा बताइए। कौन सा गलत जोड़ा है? कोबर का भू अभिनति सिद्धांत सही है कि गलत है? जेफरे तापी चक्र सिद्धांत सही है गलत है? जोली रेडियो सक्रियता सिद्धांत, सॉरी फ्रेंड्स, डेली महाद्वीपीय अस्खलन सिद्धांत। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 37 का जो गलत जोड़ा है हमारा क्या हो जाएगा? तो जो गलत जोड़ा है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 37 का बी जो है जेफरे तापी चक्र जो है यह हमारा गलत जोड़ा है। बाकी जो हमारे कोबर का भू अवनति सिद्धांत है ये भी राइट है। जोली का रेडियो सक्रियता सिद्धांत ये भी राइट है। डेली का महाद्वीपीय स्खलन सिद्धांत ये राइट है, लेकिन जेफरे का तापी चक्र ये हमारा गलत है, यानी यही हमारा राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 37 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है प्रश्न नंबर 38, बताइए परतों के निर्माण के लिए संवहन धारा सिद्धांत किस वैज्ञानिक का है? बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। जो परतों के निर्माण के लिए संवहन धारा का सिद्धांत है वह किसका है? होम्स का, जोली का, जेफरे का, डाना का। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो 38 है बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा होम्स। ठीक है, होम्स ने संवहन सिद्धांत को माना था। ठीक है, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा होम्स। अगला प्रश्न देखते हम लोग। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है परतों के निर्माण के लिए प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक का? बहुत अच्छा प्रश्न। प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत किसका है? वेगनर का है, मॉर्गन का है, या हॉक का है, या डेली का है? तो सभी लोग जो प्लेट विवर्तनिकी जिसे अंग्रेजी में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहा जाता है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है फ्रेंड्स? प्रश्न नंबर 39। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक हमारे मॉर्गन है। ठीक है, कौन? मॉर्गन, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स विवर्तनिकी यानी टेक्टोनिक का मतलब होता है खिसकाव। ठीक है, जो प्लेट होती है जब खिसकती हैं उसी को कहा जाता है विवर्तनिकी या और प्लेट टेक्टोनिक कहा जाता है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये हमारा आखिरी प्रश्न होगा फ्रेंड्स इस टेस्ट का। आइए देख लेते हैं आखिरी प्रश्न क्या है। ध्रुव घूर्णन किस सिद्धांत से संबंधित है? प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं। ध्रुव घूर्णन यानी पोल ऑफ रोटेशन किस सिद्धांत से संबंधित है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से, संवहन धारा सिद्धांत से, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से, या किसी सिद्धांत से भी नहीं? तो प्रश्न नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हमारा जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है ये इसी से संबंधित है। क्या? हमारा ध्रुव घूर्णन सिद्धांत जो है हमारा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से संबंधित है, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। फ्रेंड्स आप लोगों को मैं फिर से बता देता हूँ, विवर्तनिकी का मतलब होता है खिसकाव। ठीक है, जब दो प्लेटें एक अलग अलग खिसकती हैं तो उसी को कहा जाता है
प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, तो हमारा ये 40 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो भी प्रश्न थे आप लोगों को कैसे लगे? प्रश्न अच्छे थे? अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस मैं आप लोगों को यही शुभकामना दूंगा कि आप लोग खूब तैयारी करिए, खूब मेहनत करिए, एकदम आखिरी मेहनत करिए और नौकरी एकदम ले लीजिए, छीन लीजिए अपनी। इतना मेहनत करिए कि आप नौकरी समझिए कि छीन लेंगे। ठीक है, बस इन्हीं बातों के साथ अगले वीडियो के लिए तब तक वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।